हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी विद्वान गणों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी कक्षा का विषय है भारत देश, और जिसे हम बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। बड़ी खुशी है कि हम हमारे भारत देश के बारे में कुछ सीखेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे। तो बिना समय गंवाए हम हमारी कक्षा को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले, जैसे कि हम हमेशा क्या देखते हैं, हमारे बोध प्रश्न देखते हैं, तो उसी तरह से आज हम फिर से जो हमारे बोध प्रश्नों को देखेंगे। देखो, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है क्या? ब्रह्मपुत्र। सुनो, हम देखेंगे इसे। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उसके बाद सेकंड नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है, भारत में किस प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है? आबादी यानी जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, भारत की किस प्रदेश की जनसंख्या या आबादी सबसे कम है? आफ्टर दैट जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, प्रश्न नंबर 4, भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? यानी भारत में गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? ये वाक्य ऐसे होना चाहिए, भारत में गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, न कि भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये सही तरीके से प्रिंट नहीं है। 5 नंबर देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा जानते और बोलते हैं? तो इसे भी हम देखेंगे, और आशा करती हूँ कि यही, हाँ, इट्स ओके। आशा करती हूँ कि भारत देश के बारे में जानकर बड़ी खुशी होगी। कुछ तो हमें पता है, फिर भी हम नई नई चीज़ें देखेंगे। इसमें कुछ तुलना के लिए राइट साइड में बॉक्स है, उसमें दिया है तुलना के लिए संज्ञा प्लस में से ज़्यादा सबसे ज़्यादा, यानी ऐसा हम देखेंगे इस वाक्य में। एंड में हम देखेंगे कि संज्ञा जो होती है नाउन होती है, सबको बताया था मैंने इंग्लिश में, और प्लस से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, यानी तुलनात्मक वाक्य हमें इसमें कुछ देखने को मिलेंगे। भारत एक विशाल देश है, यह एक प्रायद्वीपीय है, इसके 3 ओर समुद्र है, उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है। मेरे स्टूडेंट लाइफ वाली याद आ गई बहुत स्पीड से जब हम पढ़ते थे, वापस से धीरे पढ़ूंगी। भारत एक विशाल देश है, सबको पता है, और यह एक प्रायद्वीपीय है, इट्स ओके। 3 ओर समुद्र है, उत्तर में हमारा हिमालय है जो भारत की हमेशा जो है दुश्मनों से रक्षा करता है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत का मैप अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा है तो आप में से, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो क्योंकि मैं एक स्टूडेंट प्लस में अभी निकली हूँ, स्टूडेंट लाइफ से डिस्टेंस से मैं एजुकेशन मेरी अभी स्टार्ट हुई है, तो है ना, भारत का जो मैप है ना, मेरे दिमाग में, मतलब मेरे सामने वो पिक्चर आ गई है इंडिया की मैप की। तो उसमें ना मुझे दिख रहा है कि बंगाल की खाड़ी उस साइड में है, नॉर्थ में हिमालय है। तो इस टाइप से अगर आपको, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो पिक्चर आपके दिमाग में आनी चाहिए, अगर आपने भारत का मैप जो है अच्छी तरह से आपने कभी पढ़ा है, या आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो घर पे कभी देखा हो इस टाइप से। तो भारत के ना पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, सबको पता है, मैप के अंदर अब हम ऐसे देखते हैं ना। दक्षिण में हिंद महासागर है, और हमारा पश्चिम एरिया जो है वहाँ पे अरब सागर है। पश्चिम यानी हमारा राजस्थान या गुजरात का एरिया जो आता है। तो उसके बाद है ना राजस्थान आता है पश्चिम में। उसके बाद देखिए भारत के पड़ोसी देश कौन से हमें बताया है। अभी आपको एक एक क्वेश्चन आ जाए आपके कि भारत क्या है, ऐसा कभी आता नहीं है, फिर भी। तो भारत एक विशाल देश है जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, और यह एक प्रायद्वीप है। बस इतना ही लिखना है, अगर सबको नहीं आएगा, 10 नंबर का तो आता ही नहीं है, बस ये 2-4 लिखना है आपको, नहीं लिखना। उत्तर में हिमालय है, याद रहे तो ठीक है, नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, या बंगाल की खाड़ी तो सबको याद रह ही जाएगा, क्योंकि बंगाल में है, तो आई थिंक आपको याद रह ही जाएगा। दूसरा ना, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो आप लिखेंगे पश्चिम में पाकिस्तान है, ये देखो ये दिया हुआ है। भारत का मैप फिर से दिमाग में आना चाहिए, भारत के पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है ना। पूर्व में क्या है?
बांग्लादेश है। उत्तर में क्या है, हमारे उत्तर में चीन है और नेपाल है और भूटान है। जैसे ही आप उत्तर में अब मैप, हो सकता है आप में से बहुत सीनियर ऑफिसर्स या कर्मचारी हैं तो उनको मैप समझ नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिए कि उत्तर में जो है ना, उत्तर मतलब हम मान सकते हैं कि चोटी पे है ना, भारत की चोटी ऐसे मान ले, अपनी चोटी मान लो है ना, मेरी चोटी ऐसे अपनी चोटी मान लो, तो चोटी पे क्या है भारत के, चीन नेपाल और भूटान है, उत्तर जिसे बोलते हैं। फिर हम मानते हैं कि भारत का पूर्व एरिया है ना, तो भारत के पूर्व एरिया में बर्मा देश, वर्मा जिसे बोलते थे पहले, म्यांमार भी तो भारत की सीमा पर है। दक्षिण में हिंद महासागर में श्रीलंका है, दक्षिण में श्रीलंका है। भारत की चोटी पे नेपाल भूटान है ना, और चाइना है, और बिल्कुल नीचे जो है भारत के श्रीलंका है हिंद महासागर में। ऐसे आप देसी अंदाज में थोड़ा सा याद कर सकते हैं। और पूर्व में बांग्लादेश यानी बंगाल की खाड़ी, और वर्मा है ना ये है। उत्तर में क्या है, मैंने बता ही दिया, पूर्व में हो गया। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में पाकिस्तान है। पै 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 से पै बना है ना, पश्चिम पाकिस्तान, पापा पै पापा ऐसे इस तरह से भी याद रह सकता है। अब देखिए भारत में देखो, अभी आप को सोचने की बात है, और ये जो बुक है बहुत पुरानी है, ठीक है। तो इसमें लिखा है भारत में राज्यों की संख्या 39 लिख रखी है, दैट इज़ नॉट द राइट वन है ना, तो इसको आप थोड़ा सही कर लीजिए। और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ये सही है। और ये केंद्र शासित अक्षेत्र हमें दिया है, प्रदेश भी कह सकते हैं, देखो अक्षेत्र लिखा है यहाँ पे। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आदि, इन्होंने सातों के नाम नहीं लिखे हैं। दिल्ली भी आएगा, इसमें दिल्ली भी आएगा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दिल्ली भी। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ये लिख रखा है। भारत के उत्तर में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल नहीं पंजाब और ये है। अब आप जैसे ही हम चोटी की बात कर रहे थे तो वहाँ पे क्या है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, इस टाइप से। अब आप कहेंगे कि नेपाल भूटान की बात चल रही थी, हाँ चल रही थी। नेपाल भूटान जो है वो अलग देश है, नेपाल और भूटान अलग देश हैं। तो अगर पूछा जाए कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं तो वो आएगा। अगर पूछा जाए कि भारत के कौन से राज्य, भारत में भारत के राज्य जो है ना वो कौन से हैं उत्तर में, तब हम लिखेंगे हमारा ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, ये जो ये सब हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। और पश्चिम में क्या है, भारत के पश्चिम में जो है महाराष्ट्र, गुजरात। मैप से तो अगर जैसे मेरे को मैप से बिल्कुल ध्यान में आ रहा है कि वहाँ ये था वहाँ ये था, तो आपको भी आ जाएगा, पर मैप नहीं पता है तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्व में असम, पश्चिम बंगाल पूर्व तो याद रह ही जाएगा, असम, पश्चिम बंगाल ये सब है। दक्षिण में तमिलनाडु और केरला याद रह जाएगा। याद रख लेना कि कोरोना सबसे लास्ट में कहाँ था भारत में, अभी तक जो पाँव पसारे हुए था वो केरल के अंदर, और दैट इज़ इन साउथ ऑफ इंडिया। हम न्यूज़ में बहुत पढ़ते हैं कि इंडिया के साउथ में जो है कोविड के केसेज बहुत आ रहे हैं ना। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ये भी हमारा एक बहुत प्रश्न था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका क्षेत्रफल है 3702 है ना वर्ग किलोमीटर। 3,0702 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 3,000 के करीब है ये, है ना 3702। आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब पूछे कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है। 3700 जो है उसका एरिया है वर्ग किलोमीटर। और अगर हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत के किस राज्य में है, तो दैट विल बी द यूपी, उत्तर प्रदेश। ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। और 2001 में जो इसकी आबादी थी वो 16.61 करोड़ थी। ये हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे सवाल नहीं आते। बाकी अगर आना भी चाहिए तो 2011 की आबादी यहाँ पे लिखना था। ये पुस्तक बहुत पुरानी है, और कोई इस वीडियो को देख रहा है तो जिसने भी चेंजेस इस बार हमें परिवर्तन करने के लिए बोला गया, सुधार करने के लिए, है ना, पुस्तक में हम सब ने करेक्शन भेजे हैं,
मेरे पास ये पुस्तक नहीं आई, तो ये करेक्शन जो है ये 2021 यहाँ पे 11 यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, सॉरी 21 नहीं, 2011 की जनगणना हमारी हो चुकी है, तो ये 2001 का आंकड़ा यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, ये सही नहीं है। सिक्किम की आबादी सबसे कम है 5.40 लाख। भारत दुनिया के देशों में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। अब देखा जाए दुनिया की दृष्टि में तो ये भारत जो है दूसरे स्थान पर है। इसको थोड़ा सा देखेंगे नेट पे, क्योंकि मैंने अभी 1 साल से डेटा जो है उसको चेक नहीं किया है, और आई थिंक इसको आप भी देखना क्या ये सही है कि दुनिया की दृष्टि में अभी भी दूसरे स्थान पर है भारत या फर्स्ट हैं, ऐसा देखेंगे। चाइना पहले तो चाइना था ना, हाँ जनसंख्या की दृष्टि चाइना कहाँ था, देखेंगे इसको, नेट पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, 1 साल से मैंने डेटा चेक नहीं किया है। और 2011 वाला डेटा जो है आप उसे चेक कर लेना, उत्तर प्रदेश का कितना आ रहा है अभी आबादी का। भारत में कई नदियां हैं, गंगा जो है भारत के उत्तर में है, और उसके बाद जो है नर्मदा, ताप्ती, मध्य और गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी दक्षिण की बड़ी नदियां हैं। गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद जो है दक्षिण में अगर हम देखें तो कृष्णा, कावेरी हमारा आती है ना। और ये देखो इसमें लिखा भी है गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये भी हमारा बहुत प्रश्न था कि गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यही था ना शायद, हाँ। तो गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, और यह हिमालय से निकलती है, और उत्तरांचल उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहीं आके गिरती है भाई गंगा। भारत में लोग कई भाषाएं बोलते हैं, और लगभग 1650 भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। अगर कोई वीडियो देख रहा है कोई सीनियर बॉस, तो मैं बोलना चाहूँगी कि भारत में 1650 भाषाएं जो है अब नहीं है, तो इस डेटा को क्यों ना चेंज किया जाए। और एक बात और बोल रही हूँ कि अगर आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन आते हैं तो आप ये ही लिखेंगे 1650 ही लिखेंगे, क्योंकि आपकी पुस्तक में जो दिया हुआ है वो ही आपका सही माना जाएगा, जबकि मैं जानती हूँ कि ये गलत है। क्योंकि लास्ट ईयर इसी तरह का कुछ सवाल था जो मैंने खुद चेक किया था, और मैं मैम के पास, हमारे बॉस जो डीडी थी उनके पास लेके भी गई कि मैम इसका डेटा जो है अभी चेंज हो चुका है, ये नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला जो पुस्तक में है वो ही मार्किंग, जो आपको मार्किंग करना है, नंबर देना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अभी तक सुधार क्यों नहीं हो रहा। खैर मैं तो नहीं हूँ, पर हमारे सीनियर बॉस लोग हैं, उन सबको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए। इसमें जो है 20-25 भाषाएं प्रमुख है, और ठीक है 22 तो हमारी जो हम कहते हैं ना, हमारी जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं जो हमारी अधिनियम के अंदर मान्यताएं प्राप्त है, और 20-25 भाषाएं ये बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और जानते हैं। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब लोग रहते हैं। एक बात और बोलना चाहूँगी कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, ये सवाल मैंने एग्जाम में आपके टेस्ट में दिया था। तो उसमें से बहुत अच्छा मैंने इसलिए लिखा कि क्या सभी को पता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो स्वाभाविक है कि आपको पता होना ही चाहिए कि राष्ट्रीय भाषा है या नहीं, अभी तक हिंदी कौन सी भाषा है। तो मैं बताना चाहूँगी, आज उस सवाल का आंसर बता रही हूँ कि भारत की राष्ट्रीय भाषा जो है अभी तक हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं बनी है, इसलिए हिंदी मत लिखना उसमें। हिंदी केवल राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा मतलब राजकाज के जो काम होते हैं ना, ऑफिशियल वर्क होते हैं, संवैधानिक कार्य होते हैं, उनके अंदर जो है हिंदी का प्रयोग है, और राष्ट्र के अंदर हिंदी का प्रयोग नहीं है पूरे भारतवर्ष में। अगर जैसे हम राष्ट्रभाषा मतलब बहुत बड़ा एरिया, पूरा भारत अगर हिंदी भाषा को अपना ले तब हम कहते हैं, पूरे भारत की भाषा अगर हिंदी बन जाए तब हम कहते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो उस प्रश्न में आपको लिखना है। अब तो शायद कोई मतलब नहीं है लिखने का, पर वहाँ पे आपको लिखना था कि भारत की राष्ट्रीय भाषा अभी तक हिंदी नहीं है, और वैसा माना जाए तो अभी तक भारत की कोई भी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है ना। भारत में कई लोग ये देखो कई भाषा, ये हमने पढ़ लिया ना, सब लोग रहते हैं। उसके बाद जो है अगला पैराग्राफ है, भारत में सब जगह मौसम की स्थिति भी अलग अलग है। जैसे जैसे हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं वैसे वैसे मौसम भी बदलता जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप जाएंगे राजस्थान में तो बहुत गर्मी है,
उत्तर भारत में दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है, ये बात सही है। हमारे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तो मैं नहीं गई, तो वहाँ क्या है कि उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। उत्तर भारत मतलब उस एरिया में, हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड है। और कोलकाता में, बेंगलुरु शायद पूरा कोलकाता आ गया तो बेंगलुरु में भी ऐसा ही होगा। तो वहाँ है ना इतना ठंड नहीं पड़ता यहाँ पे। और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि में तो बर्फ़ भी पड़ती है। देखो वहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी गिरता है, ये देखो। दक्षिण में ठंड नहीं होती, मुझे नहीं पता, मैं कभी गई नहीं। और भारत में मसाई राम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। मसाई राम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। आ, ये जो है ये मसाई राम नहीं है, इसे एक बार फिर से आप नेट पे चेक करना, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल सकती, ये कुछ अलग ही शब्द है। मानिस राम है शायद, ऐसा कुछ अलग शब्द है, तो आप उसे चेक करना, ये मसाई राम नहीं है। तो ये भी फिर यहाँ पर फिर गलत दिया गया है। पर मैं इसके बारे में कुछ बात करके आपको बताऊंगी, क्योंकि इतनी सारी गलतियां हैं। तो अगर मैं यही बोलूँगी बॉस सर से, अभी हमारे जो उपनिदेशक महोदय बदले हुए हैं, चेंज है, पुराने वाले नहीं है, तो शायद माने कि ये जो, वो यही बोलेंगे कि करेक्शन करके दे दिया है मैडम। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें जो गलतियाँ हैं, तो क्या जो पुस्तक में जो पाठ है वो ही देंगे तभी वो ही नंबर मिलेंगे, या फिर हम नया चेंज हुआ है वो लिखें? क्योंकि लिखना तो हमें चेंज हुआ है वो लिखना चाहिए ना, और सही लिखना चाहिए ना। तो वो क्या बताएंगे इस बारे में मैं बात करती हूँ। पर ठीक है, हम लोग नए हैं, हम ये गलतियाँ पकड़ के हम आपको बता रहे हैं। बाकी कितने सालों से, शायद 30 साल तो हो गए होंगे यहाँ पे सब कक्षाएँ, 30 साल के रिटायर हो रहे हैं। मैं उसी हिसाब से बोल रही हूँ कि 30 साल से तो शायद कक्षाएँ चल रही हैं, तो इसमें परिवर्तन का किसी ने क्यों नहीं बोला। बाकी 30 साल से क्या इसी तरह के हमारे क्वेश्चन पेपर वगैरह चेक हुए हैं जिसमें ये गलतियाँ होती रही, और ये जो पाठ हैं इसी को ही जो है कर्मचारी लोग अपने पेपर में उत्तर में यही लिखते आ रहे हो। ये तो बड़ा गलत हुआ है, अन्याय हुआ है अगर ऐसा होता हुआ आ रहा है। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, ये बात ठीक है। उत्तर भारत में मई जून में बहुत गर्मी पड़ती है, ये भी ठीक है। चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन में शाम को समुद्र से ठंडी हवा आती है। नहीं पता भी आती होगी क्योंकि मैं वहाँ रही नहीं, पर इसमें लिखा है। मैं ना थोड़ा सा डाउट करने लगी इस पार्ट पे कि कहीं गलती तो इसमें नहीं है, ये क्या पुरानी बातें बता रहा है या पर ये तो मैंने सुना है। वहाँ पे चेन्नई में समुद्र है और वहाँ पे कई स्टाफ है, तो ठंडी हवा चलती है, इसलिए वहाँ रात में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ये बात भी सही है। आंध्र प्रदेश में रामागुंडम भारत का सबसे गर्म स्थान है। रामागुंडम, आंध्र प्रदेश में रामागुंडम भारत का सबसे गर्म स्थान है। इसे भी नेट पे देखेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट का देखेंगे। रामागुंडम पता नहीं 30 साल पहले कब प्रिंट हुआ था तो अभी तक थोड़ी रहेगा, फिर भी हम इसे नेट से सर्च करेंगे। भारत एक विविधता का देश है। भारत में जितने विविध धर्म है उतनी ही विविध भाषाएं एवं संस्कृतियां हैं। पोशाकें भी विविध है, खान पान भी। विविधता, विविधता का मतलब डाइवर्जेंस, मतलब डाइवर्सिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा हमारे खान पान में, मतलब विभिन्नता, डिफरेंसेस कितना है ना, ये बताया है। वैरायटीज़ या डाइवर्सिटी आप कह सकते हैं। फिर भी देश एक है, लोगों में एकता है, इसलिए कहते हैं कि भारत की संस्कृति में अनेकता में एकता है। भारत की संस्कृति में अनेकता में एकता है, ये ऐसे का टॉपिक है जो हम यूपीएससी या किसी एग्जाम में मैं काफ़ी लिख के आई थी। भारत में अनेकता में एकता, इस विषय पे लिखिए, है ना, लिखते थे, काफ़ी चीज़ें हम लिखते थे। और अब हम देखते हैं हमारे थोड़े से बोध प्रश्न क्या थे, हमारे कितना हमें याद हुआ। हम देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा, ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। भारत में किस प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। और भारत में किस प्रदेश की आबादी सबसे कम है, तो सिक्किम आया था, सिक्किम आया था, यस इट्स ओके। पर मैं तो 2011 की जनगणना को चेक करके ही आपको बताऊंगी। मैं सिक्किम जो है उससे अभी आपको श्योर नहीं कह सकती, आप भी नेट पे चेक करना। हम 2011 की जो है हमारी जनगणना हुई उसी के अनुसार जो है हम चलेंगे। और फाइनली मैं ना सर से बात करके बताऊंगी कि इसमें एग्ज़ाम में जो है हमारे कर्मचारी लोग हैं क्या लिखें, क्या वो यही लिखेंगे सिक्किम, पुरानी वाली बातें,
तो वो क्या बोलेंगे कि उनके मार्किंग जो है उनके कम नहीं आए, तो जैसे बताएंगे मैं आपको बताऊंगी। और भारत की सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? तो आप कहाँ लिखेंगे? साउथ में पड़ती है, दक्षिण में पड़ती है ना। और भारत में सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा जानते हैं? हिंदी भाषा। भारत में सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा जानते हैं? ये ना ये सही नहीं है ये वाक्य। दैट इज़ नॉट द इफेक्टिव वाक्य इन हिंदी, ऑल्सो प्रिंटेड इन रॉन्ग वे। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे ना ज़्यादा कौन सी भाषा, भारत में सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा जानते हैं? भारत में लोग कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा जानते हैं? ये वाक्य सबसे ज़्यादा यहाँ आएगा। भारत में लोग कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा जानते हैं? लिख दो कहीं का कहीं उठा के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर वाक्य इफेक्टिव भी तो होना चाहिए ना। जहाँ जिसका स्थान है वहीं उसी को रखना चाहिए। तो उसके बाद जो है ये आप देखना, ये डेटा वाले जो हमारे क्वेश्चन है ना, इन्हें आप देखना, जनसंख्या वाले ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार देखना प्लीज़। आप कमेंट में डालना, फिर मुझे मैं भी सर्च करूँगी। और शब्दार्थ देखिए, विशाल होता है लार्ज, बड़ा। प्रायद्वीपीय होता है, पहले ये प्रायद्वीपीय ये शब्द कुछ और भी होता है। प्रायद्वीपीय जो है ये शब्द जो है पेनिनसुला जो है, मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, फिर भी आप एक बार चेक करना, मैं देखूँगी, क्योंकि मैंने कहीं कुछ और पढ़ा है जो मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा। पेनिनसुला तो फिर भी आप देखना, हो सकता है। नया शब्द नोट करना, मैं भी नोट डाउन करती हूँ। समुद्र होता है सी, पर्वत होते हैं माउंटेन, खाड़ी होती है बे, ओशियन होता है महासागर, और सी होता है सागर। देखो समुंदर जो है ना, उसके उसके हिंदी में उसका पर्यायवाची दो होते हैं, देखो सागर भी बोलते हैं उसे, ठीक है ना। और दोनों का देखो सी है ना, उसे सी ही बोलते हैं। उसके बाद है सीमा जो है फ्रंटियर, ठीक है, इसको हम बाउंड्री भी बोल सकते हैं, है ना। फ्रंटियर भी ओके है। क्षेत्र होता है रीजन, हमारा क्षेत्रफल एरिया होता है, अनेक मैनी होता है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर होता है। आबादी जनसंख्या पॉपुलेशन। और वर्षा बारिश सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। विविधता और विविध वेरियस और डाइवर्सिटी कह सकते हैं। ये देखो वैरायटी है डाइवर्सिटी। संस्कृति हमारी कल्चर होती है, पोशाक ड्रेस वगैरह सब पता ही है। खान पान और एकता अनेकता ये सब पता है आपको। देखो अनेकता डाइवर्सिटी, और ये हमने देख लिया। उसके बाद हमारा आ रही है संख्याएं क्यों आई भाई? इसलिए आई कि हिंदी में संख्याएं लिखना भी सीखिए, अच्छी बात है। आप इन्हें लिख के देखिए, 100, 1,00,000, अरब और 1000, 1 करोड़। मैं इसे पेपर में दूंगी, मतलब पहले ही बता दिया एक सवाल, क्योंकि है ना कितने लोग ऐसे होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, जो 1 अरब को लिखते लिखते ये जो बिंदी है ना, इनमें गलतियां करेंगे। वो देखो 1,00,000 में 5 शून्य आ रही है ना, 1,00,000 में 5 शून्य आ रही है, इस तरह याद कर लीजिए। फिर जो है हमारा 1 करोड़ में कितनी शून्य आ रही है? 1 करोड़ में हमारी शून्य आ रही है 3 और 4, 7 शून्य आ रही है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 1 अरब में जाते हैं तो हमारी शून्य की संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5 और 4, 9 हो जाएगी। इसमें से बिल्कुल इजी वे से आपको याद रखने, अब आपको याद हो ही गया होगा, क्योंकि 100,000 सबको पता है। उसके बाद हम 1,00,000 पे जाते हैं तो 5, हमारी उंगली का मतलब, हमारे एक हाथ की उंगली का मतलब 1,00,000 हो गया। हमेशा यही याद रखना, हाथ में जितनी उंगली, उसका मतलब हाथ में जितनी उंगली है उतनी ही शून्य हमारे 1,00,000 में लगेगी। उसके बाद है ना 1 करोड़, 2 उंगली और जोड़ दो, ठीक है, 7। और उसके बाद हम 1 अरब लिखना चाहे तो हमारे दोनों हाथों की जितनी उंगली है उसमें से 1 हटा दो, यानी 9, है ना। 5, 7, 9 विषम संख्या है, जैसे ओड इवन हमारे इंग्लिश में होता है ना, तो ओड जो संख्याएं होती हैं वो है ये 5, 7, 9 का आंकड़ा। चलो ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए था। व्याकरणिक ऐसे एग्जाम में नहीं आते, बहुत कम आते हैं। व्याकरणिक रचना में देखिए, राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से श्याम राम से छोटा है, राम श्याम और रहीम में सबसे छोटा है, राम सबसे बड़ा है, राम अपनी कक्षा में सबसे बड़ा है। अब ये जो है यहाँ पे क्या आपको लगा राम श्याम दे रखा है? ये इसलिए है, जो हमने राइट साइड में हमने बॉक्स देखा था
उस पर आपको फिर वहाँ ले जाती हूँ एक बार। वो बताया था ना संज्ञा में, देखो ये कह रहा है कि संज्ञा प्लस से ज़्यादा सबसे ज़्यादा, है ना। तो तुलना उन्होंने बताया था कि इस पार्ट में हम तुलना सीखेंगे। तो देखो तुलना की है यहाँ पे, आप बिल्कुल देख सकते हैं, राम श्याम ऐसे तुलना करके हमें समझाया गया। ये देखो वीडियो स्टॉप तो नहीं हुआ? चलो वीडियो स्टॉप नहीं हुआ है और स्क्रीन चली गई है। मैं जल्दी से स्क्रीन को खोलती हूँ। इट्स ओके। हमारा लेसन भी सही आ गया है, प्लीज़ गॉड। पूरी क्लास चली जाएगी, मुझे बहुत एफर्ट्स लगेगा। मेरा फ़ैन ऑफ करके मैं वीडियोस बना रही हूँ और दैट इज़ वेरी टफ। बहुत गर्मी भी लग रहा है, पर अगर मैंने फ़ैन ऑन किया तो वॉइस क्लियर नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ वॉइस को क्लियर लाने के लिए। फ़ैन बंद, चलो देखते हैं कि ऑन तो है ना। थैंक्स गॉड ऑन है। और उसके बाद देखो व्याकरणिक रचना में हमने देखा, तुलना देखते हैं। देखो राम श्याम से बड़ा है, श्याम राम से छोटा है। तो इस तरह से एक वाक्य हमें दे दिया। अब दो वाक्य हमें बना के दिए, अब हमें एक वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? राम श्याम और रहीम में सबसे छोटा है। राम जो है ना, श्याम और रहीम में सबसे छोटा है और राम सबसे बड़ा है। राम अपनी क्या लिखा है इन्होंने, राम श्याम और रहीम में रहीम सबसे, हाँ ठीक है इट्स ओके। राम श्याम और रहीम में रहीम सबसे छोटा है। मतलब दिमाग ऐसे घूम गया कि वीडियो बंद ही होगा, अब वापस से बनाना पड़ेगा। तो है ना, राम श्याम और रहीम में रहीम सबसे छोटा है। रहीम सबसे बड़ा है, तो हमें पता लग गया ना सबसे बड़ा कौन है, राम है। देखो राम यहाँ से हमने देखा, श्याम से तो बड़ा है ही, है ना। और फिर जो है श्याम राम से छोटा है, तो राम यहाँ बड़ा हो गया। और कह रहा है रहीम का हमें बता दिया सबसे छोटा है, तो हमें पता चल गया ना कि श्याम जो है ना उससे बड़ा राम हो गया, और रहीम तो बच्चा है ही, तो राम ही सबसे बड़ा होगा ना। तो ये ऐसे तुलना के लिए हमें बताया। इस तरह के वाक्य एग्जाम में बहुत कम आते हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए हमें दिया गया है। उसके बाद जो है स्थानापति के जो वाक्य हैं, हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही है। मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैं बताती हूँ वैसे। राम उम्र में सबसे बड़ा है, इस बार हमें तुलना के लिए बताया है। और गीता उम्र में सबसे बड़ी, देखो ये वाले वाक्य यूज करने हैं भाई इस बार। यहाँ कोष्टक वाले वाक्य यहाँ दे दिए हैं, राइट साइड में इन्होंने हमें दिया है, तो हमें क्या करना है, राइट साइड में देखना है। राम उम्र में सबसे बड़ा है, तो राम की जगह हम लिखेंगे गीता। तो हम कैसे लिखेंगे, गीता उम्र में सबसे बड़ी है, लड़की है इसलिए हम ई लगाएंगे, बड़ी है। और वह उम्र में सबसे बड़ा है, रमेश उम्र में सबसे बड़ा है। ये सब यूज करने हैं। 2 नंबर देखिए, रतन कक्षा में सबसे छोटा है, और रतन परिवार में सबसे छोटा है। फिर हम ये सारे यहाँ पे जो ब्रैकेट जो अंडरलाइन शब्द है उसके स्थान पर इसे करके पूरा करेंगे। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर के अंदर हमें दिया हुआ है गंगा गोदावरी से बड़ी है, तो गोदावरी की जगह हम ये सब लिख देंगे। गंगा यमुना से बड़ी है, नर्मदा से बड़ी है, ताप्ती से बड़ी है। राजस्थान गोवा से बड़ा प्रदेश है, तो ये लिखेंगे। राजस्थान हिमाचल से बड़ा प्रदेश है, राजस्थान पंजाब से बड़ा है, केरल से बड़ा है, ऐसे। फिर तमिलनाडु की जगह हम लिखेंगे ये वाले जो ब्रैकेट्स या कोष्टक में दिए गए शब्द हैं। केरल में कश्मीर की तरह ठंड नहीं पड़ती है, आंध्र प्रदेश में कश्मीर की तरह ठंड नहीं पड़ती है, तो इस टाइप से हम लिखेंगे। 6 नंबर देखिए, महाराष्ट्र में दिल्ली से ज़्यादा बारिश होती है, तो हम लिखेंगे महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बारिश होती है, राजस्थान से ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे। 7 नंबर में देखिए, आंध्र प्रदेश में केरल से अधिक गर्मी पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पश्चिम बंगाल से अधिक गर्मी पड़ती है, आंध्र प्रदेश में गुजरात से अधिक गर्मी पड़ती है। राइट साइड में जो भी शब्द है अंडरलाइन शब्द को हटा के से प्रयोग करना है। हर बार ये बात आपको मैं बता के जाती हूँ। फिर रूपांतरण के लिए जो वाक्य हैं वो भी ऐसे ही हैं जैसे हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। राम श्याम से बड़ा है, श्याम राम से छोटा है, ऐसे मतलब छोटा बड़ा इन्होंने उल्टा करके हमें दिया है। तो इसी तरह से दोनों वाक्य की तरह से हम ये बनाएंगे। 1 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश आबादी में राजस्थान से बड़ा है, उत्तर प्रदेश आबादी में
राजस्थान से बड़ा है, तो अब देखो भाई, बड़ा छोटा, अब कैसे लिखेंगे? उत्तर प्रदेश आबादी में राजस्थान से राम श्याम से बड़ा है, ऊपर वाले वाक्य को एक बार देखना, और श्याम राम से छोटा है। अच्छा ठीक है, अब देखो हम एक नंबर वाक्य देखा ना, राम श्याम से बड़ा है, तो हमने देख लिया राम तो बड़ा है, तो हमें तुलना भी करनी है, हमें वाक्य की तुलना भी करनी है और हमें श्याम को छोटा ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले श्याम को ले आएंगे। तो अब हमें इसमें उत्तर प्रदेश है ना, राजस्थान से बड़ा है, तो हमें बड़ा ही रखना है, लेकिन हमें तुलना भी करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे राजस्थान बड़ा है ना राजस्थान से, तो हम सबसे पहले राजस्थान ले आएंगे। तो हम लिखेंगे राजस्थान आबादी में उत्तर प्रदेश से छोटा है, ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, पर फिर भी आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। आपको राजस्थान देखना है, तुलना करनी है, लेकिन राजस्थान को छोटा ही रखना है। तो कैसे लिखेंगे, राजस्थान आबादी में उत्तर प्रदेश से छोटा है। ठीक है, फिर मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से नई है, गाड़ी को पकड़ो, है ना, और इसका मतलब मेरी गाड़ी नई है, तो पता लग गया ना तुम्हारी गाड़ी पुरानी है। तो हम लिखेंगे तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी से पुरानी है। ठीक है, 3 नंबर देखिए, कश्मीर में नागपुर से ज़्यादा ठंड पड़ती है। नागपुर को पकड़ेंगे, नागपुर में कश्मीर से कम ठंड पड़ती है। ओ ये रुको रुको, एक चीज़ और देखना, ये लिखना है, कोष्टक वाले यूज करने हैं। तो क्या लिखेंगे हम, कश्मीर में नागपुर से ज़्यादा ठंड पड़ती है, मतलब नागपुर में कश्मीर से ज़्यादा गर्मी है, हमें गर्मी यूज करना है। नागपुर में कश्मीर से ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, 4 नंबर देखिए, भारत में तमिल भाषियों से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसे, भारत में तमिल भाषियों से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले हैं। तो हम लिखेंगे भारत में तमिल भाषी कम है ना, हमें देखो कम प्रयोग करना है ये वाला। भारत में तमिल भाषी हिंदी भाषा बोलने वालों से कम है, या फिर हम लिखेंगे तमिल भाषी कम है। एवरेस्ट कंचनजंगा से ऊंची चोटी है, तो हमें क्या लिखना है, छोटी प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे कंचनजंगा एवरेस्ट से छोटी चोटी है। ठीक है, क्योंकि हमें इन वाक्यों का प्रयोग करके हमें ये सब बनाना है। उसके बाद जो है प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए छोड़िए, ये हमारे काम के नहीं है। अरे वाह, लेसन कंप्लीट ही हो गया, बहुत अच्छा हुआ। तो इसके बाद देखिए, संवाद छोड़िए और लास्ट लाइन आप जरूर पढ़िए, आपके मोटिवेशन के लिए है। आचार्य विनोबा भावे ने क्या कहा था, नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने दुनिया में कोई दूसरी पाई नहीं। नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने दुनिया में कोई दूसरी पाई नहीं। अटपटा सा वैसे वाक्य ठीक है, और नहीं वाक्य मतलब थोड़ा अटपटा सा लिखा हुआ लग रहा है, बल्कि उनका कहने का जो वक्तव्य उनका सही है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी लिपि जो है वो वैज्ञानिक लिपि है, और इससे जो है अदर्स जो है वैज्ञानिक लिपि, देखो हिंदी वैज्ञानिक लिपि हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हिंदी के अंदर जो है जिस तरह से हमें ना हमारा जो सिस्टमेटिक वे दिया हुआ है ना, क का अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, जिसे आप वर्णमाला या अक्षरमाला बोलते हैं, और वो है ना बहुत ही सिस्टमेटिक है, और इसकी लिपि जो है देवनागरी है, वो काफ़ी जो है सुविधाजनक है। बाकी जो भाषाएं हैं उनमें, अंग्रेजी में ऐसा नहीं है ना। और एक दूसरी खासियत हिंदी की ये है कि दूसरी भाषाओं को अपने में समाहित है, उर्दू के, देश के, विदेश के, अंग्रेजी के, और दूसरी अदर्स जो है बोलियों के शब्द भी हिंदी के अंदर है ना। तो ऐसा किसी भाषा में नहीं है। दूसरा, इसके एक शब्द जैसे आप बोलेंगे सूर्य बोलेंगे, तो उसे हम सूरज, भानु, उदय कर, इस तरह से एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द आप निकाल सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हमें मिल जाएंगे, पर इतने नहीं मिलेंगे जितना कि हिंदी में है। तो इसीलिए जो है हम हिंदी की वैज्ञानिकता को सार्थक करते हैं, सब चीज़ें सिस्टमेटिक है। और भारतवर्ष जो है, मेरे को नहीं पता कि ये पार्ट जो है इसमें डेटा वगैरह जो है इतना कुछ दिया हुआ है, अदरवाइज मैं नेट से पहले सर्च करती। तो अभी हम नेट से देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार हम सारे डेटा जो दिए हुए हैं उसको चेक करके आएंगे। प्लीज़ आप भी देखना, कमेंट में लिखना, और मैं भी सर्च करूँगी। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें परीक्षा में क्या ये ही लिखना है या जो बदला हुआ है वो लिखना है। ओके,
बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। और जाने से पहले हम थोड़ा सा हमारा टॉपिक जो है देख लेते हैं, ताकि हमें खुशी मिले। जीने की कला, हमने भारत देख लिया, अब हम जीने की कला देखेंगे और जीने की कला सीखेंगे कि कैसे जीना चाहिए आधुनिक भारत में। ऐसे क्या लिखा हुआ है देखेंगे आगे, है ना। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।